पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फोर एल्डर जो थे वो वुल्फ गैंग के बंदों के साथ मिल चुके थे और ये सब मिलकर किन्यान की फैमिली वाले को मारने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि सारे के सारे लोगों को मार दिया जाए और उसके बाद यहाँ पर राज होगा उस फोर एल्डर का और वुल्फ गैंग के लोगों का। कई सारे डिसापल वगैरह को उन सभी ने मिलकर जान से मार डाला था, लेकिन जैसे तैसे अंकल युनमेंग और बाकी के जो एल्डर वगैरह थे वो उन सभी को कुछ टाइम के लिए रोकने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनको भी पता था कि ये लोग ज्यादा टाइम तक शांत नहीं बैठेंगे, किसी भी टाइम पे ये वापस आएंगे। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें जरूरत पड़ेगी किन्यान की। अगर किन्यान यहाँ पर नहीं आता है तो हम सबका बचना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और जैसे ही किन्यान को इसके बारे में पता चला था वो तुरंत ही भागते हुए जाने लग जाता है अपने सेट के अंदर ताकि अपनी फैमिली वालों को बचा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़की थी वो किन्यान से कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्वॉर्ड है ही नहीं, तो ठीक है मैं भी अपने वेपन का यूज नहीं करूंगी, हम जो फाइट करेंगे ना वो डायरेक्ट हाथों से फाइट करेंगे और पावर से फाइट करेंगे। तो किन्यान भी अपनी पाम टेक्निक का यूज करते हुए सीधा उस लड़की के ऊपर अटैक कर चुका था। वो लड़की भी अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो लड़की की जो पावर थी वो काफी ज्यादा कमाल की थी और वो अच्छे से टक्कर दे पा रही थी किन्यान को। बेचारा बिल्ला फाइट की वजह से दूर जाकर फेंका जाता है, पर जैसे जैसे किन्यान ने उसको बचा लिया था, वरना बिल्ले की तो हड्डियां टूटने वाली थी आज। तो बिल्ला कहता है कि भाई हमसे ना हो पाएगा, मैं यहाँ पर बीच में नहीं आ सकता, मैं जा रहा हूँ रेफरी बनने के लिए, तुम दोनों फाइट करो और मैं नतीजा निकालूंगा कि तुम में से कौन जीता, वरना मैं इतना छोटा सा हूँ कि मैं पिस जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो अभी यहाँ पर उन दोनों का वापस से बैटल शुरू हो चुका था। बिल्ला यहाँ पर रेफरी का काम करेगा। वो जो लड़की थी वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक किन्यान के ऊपर करती, लेकिन उसके हर एक अटैक का जवाब किन्यान के पास होता और वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। किन्यान ज्यादातर अपने पंच टेक्निक का यूज करता और उसकी मदद से उस लड़की के ऊपर अटैक करता, लेकिन जितना भी वो अटैक करने की कोशिश करता उसका हर एक अटैक वो लड़की रोक देती। लेकिन इनकी फाइट की वजह से जब भी अटैक होता ना तो उसका असर जाकर बेचारे बिल्ले को ही लगता। बिल्ला कहता है कि नहीं यार मुझे रेफरी भी नहीं बनना, तुम लोग तो प्लान बना के रखे हो मुझे ही जान से मारने के लिए, तुम वहां अटैक कर रहे हो, फट रही मेरी यहाँ पर है। किन्यान गधे कहीं कि तुझे एक लड़की से लड़ना नहीं आता कि जल्दी से ये फाइट खत्म करो, हरा उसको वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन फाइट करने के थोड़ी देर बाद ही वो जो लड़की थी वो खून की उल्टियां करने लग जाती है, उसके अंदर से हालत खराब हो चुकी थी। तो किन्यान कहने लग जाता है कि भाई सब जरा जोर से अटैक लग गया इसको, मैं तो उसको इतना बुरी तरीके से नहीं मारना चाहता था, ये खून की उल्टियां क्यों कर रही है। वो से कहता है कि क्या तुम ठीक तो हो। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं कि तुम मेरी फिक्र करो। लेकिन जब किन्यान वो जो लड़की खून की उल्टी की थी उसके खून को देखता है तो वो खून बिल्कुल गर्म था और अचानक से वो बिल्कुल जम जाता है, जो चीजें दर्शा रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ, इसको अंदर से कुछ ऐसी तकलीफ है जिसके बारे में वो बताना नहीं चाह रही। तो किन्यान अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे इस लड़की को देखता है वो कहने लग जाता है कि ये तो कोल्ड पॉइजन है जो कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में भरा हुआ है। तभी तो मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हें वो अजूर फ्लेम क्यों चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कोल्ड पॉइजन है ना उसको खत्म करना है तो उसके लिए सिर्फ ये अजूर फ्लेम ही काम कर सकता है, वही तुम्हारी जान बचा पाएगा वरना तुम मर जाओगे। मुझे तो लगता है कि वो जो मैप घूम रहा है ना आसपास अजूर फ्लेम तक जाने का, उसको भी तुमने ही फैलाया होगा ताकि कोई भी बंदा जाए अजूर फ्लेम के पास और वहां पर जो वो प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है वो उसको तोड़ दे, और जो भी बंदा अजूर फ्लेम को हासिल करेगा उसके बाद तुम बीच में टपकोगी और उससे उस अजूर फ्लेम को छीनने की कोशिश करोगी, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी कम लगेगी। सच कह रहा हूं ना मैं, तुमने ही वहां पर वो मैप फैला कर रखा है सभी को। तो वो लड़की कहने लग जाती कि तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, जो तुमने कहा ना वो 100% सच है, लेकिन अभी जो हमारा बैटल हुआ है ना उसमें मैं हारी नहीं हूँ, मैं अभी भी तुम्हें हरा सकती हूँ। तो किन्यान कहना चाहते कि अरे छोड़ो छोड़ो यार, तुम्हें नहीं हारना है ना तो चलो मानते हैं कि ये मैच जो था वो ड्रॉ हुआ, ना तुम जीते ना मैं जीता, तुम्हें अगर वापस से कभी फ्यूचर में मुझसे बैटल करना हो ना तो तुम्हारा वेलकम है, मैं उस टाइम में तुमसे बैटल करने के लिए तैयार रहूंगा। पर वो लड़की बहुत ज्यादा उदास थी तो उसके ऊपर किन्यान को दया आ जाती है। वो उससे कहने लग जाती है कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, वो जो अजूर फ्लेम है ना वो पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, मेरे पास अजूर फ्लेम सच में नहीं बची, अगर होती ना तो मैं तुम्हें दे दिया होता, लेकिन हाँ मुझे पास उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, अगर तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। मानता हूँ कि तुम्हारे अंदर से पॉइजन खत्म तो नहीं करेगी लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत रिकवर कर सकती है, जिस वजह से तुम अपने ढंग से सांस तो ले पाओगी। तो बताओ क्या तुम्हें ये चाहिए, क्या मैं तुम्हें ये देकर तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन वो लड़की कहना चाहती कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना कोई तरीका ढूंढ लूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वो वहां से जाने लगी थी। किन्यान उससे कहता है कि चलो एक डील कर लेते हैं, उस डील में तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा, तो बताओ क्या डील करने के लिए तैयार हो। लेकिन वो लड़की तब भी नहीं मानती कि मुझे तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो किन्यान कहना चाहता है कि अरे यार कम से कम पूछ तो लेती कि मैं कौन सी डील देने वाला हूँ, तब उसके बाद अगर तुम्हें जाना होता तो चली जाती, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा हूँ। उस लड़की की और ज्यादा हालत खराब होने लग गई थी, वो वापस से खून की उल्टियां कर रही होती है, साफ पता चल रहा था कि ज्यादा टाइम तक कि आगे चल भी नहीं पाएगी, कहीं जाकर बेहोश हो जाएगी। तो किन्यान उसके पास आकर कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हें इस चीज की गारंटी दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से वो पॉइजन का असर इस तरह से खत्म करूंगा ना कि वो 3 महीने तक के उभर कर बाहर आएगा ही नहीं, तुम 3 महीने तक एक नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार पाओगी इस पॉइजन को तुम्हारे अंदर होने के बावजूद भी। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है, क्या तुम अब मुझसे ये काम करवाना चाहती हो। तो वो लड़की कहना चाहती कि तुम जरा मुझे अब अपनी
अपनी शर्त बताओ कि तुम मेरी हेल्प करोगे तो इसके बदले तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तभी जाकर मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। तो किन्यान कहने लग जाता है कि मेरी जो अभी यून फैमिली है ना, उसमें अभी बहुत सारे दुश्मन आ चुके हैं, वहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर मुझे दुश्मनों को मारना है ना तो तुम्हारे पास ये जो तीर है ना उसके कम से कम एक तीर की मुझे पावर चाहिए। तो वो लड़की कहने जाती है कि क्या तुम खाली एक तीर को चलाओगे और तुम्हारे सारे दुश्मन मारे जाएंगे क्या, तुम्हें और नहीं चाहिए? एक तीर तो बहुत ज्यादा कम होता है। तो किन्यान कहने जाता है कि वो तो मैं ऐसे ही कह दिया था कि तुम मेरी शर्त मान जाओ, अब सिचुएशन डिपेंड करेगा कि मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी। तो वो लड़की इस चीज के लिए मान चुकी थी, दोनों की डील पक्की हुई। ये दोनों तो यहाँ पर खुश थे, लेकिन उधर वुल्फ गैंग के जो बंदे थे वो यून फैमिली के पास आ जाते हैं और यहाँ पर जितने भी बचे कुछ डिसेबल थे उनकी वो लाशें बिछाना शुरू कर चुके थे। बिल्कुल इतना ब्रूटल सीन हो चुका था यहाँ पर कि डिसेबल की लाशों का ढेर लगता जाता है। वुल्फ गैंग के बंदा तो मर ही नहीं रहा था, वो इतने ज्यादा गुस्से में थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। किन्यान के जो अंकल थे वो ये चीज देखकर बिल्कुल परेशान हो चुके थे कि इस यंग मास्टर ने तो हमें ढंग से रिकवर करने का टाइम भी नहीं दिया और ये अभी अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर रिटर्न आ गया, हम इस सिचुएशन से कैसे बचेंगे। तभी वहां पर फीफी आ जाती है जो वो किन्यान के अंकल से कहने लग जाती है कि ब्रदर युनजुआन जो है ना वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए थे, पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गए, लेकिन उनके गए हुए काफी टाइम हो गया पर अभी तक कि वो वापस नहीं है। किन्यान के अंकल भी परेशान किया, अब यार युनजुआन कहाँ चला गया इस तरह की सिचुएशन में। तब वहां पर वो जो फोर एल्डर थे वो आकर पहुंच जाते हैं और किन्यान के सेकंड अंकल से कहने लगा कि हमने तो उसको देखा है कि वो रेस्टोरेंट के अंदर गया है, वहां पर लड़कियों के साथ मजे करने के लिए गया होगा, और क्या करने के लिए जा सकता है। तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा घटिया है कि अभी उसको फैमिली की सिचुएशन दिख भी नहीं रही, अब वो चला गया मजे करने के लिए। तो वो अंकल कहने जाते कि अपना मुंह बंद कर, मुझे पता है कि मेरा बेटा इतना घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये जो फोर एल्डर थे वो लोग यहाँ पर उल्टा अंकल पे इल्जाम लगाने लग जाते कि आज जो हमारी फैमिली की कंडीशन हो रही है ना वो तुम्हारी वजह से हो रही है, क्योंकि वुल्फ गैंग के लोग आए थे फीफी से शादी करने के लिए, उनका यंग मास्टर मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता था लेकिन तुमने ही मामला बिगाड़ दिया, और अब जो वो इतना गुस्से में आया है ना हमारी पूरी की पूरी यून फैमिली को बर्बाद करने के लिए, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही वुल्फ गैंग वालों को गुस्सा दिलवाया है और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो वो अंकल कहने लग जाते कि तुझे इतना ही लगी है वुल्फ गैंग की तो तू जाकर उसकी किसी बूढ़ी आंटी से शादी कर लिया होता ना, अपनी बेटी को क्यों डाल रहा है इसमें। लेकिन फीफी का फादर कहने लग जाता है कि तू मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, तुझे ज्यादा ही लगता है कि घमंड आ चुका है, तुझे तो पहले ही इस यून फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, हमारी यून फैमिली को बर्बाद करने वाला तू ही है। बिल्कुल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा था यहाँ पर। अंकल जो थे वो लोग कहना चाहते कि तुम लोग कुछ भी क्यों ना कर लो, किन्यान जब यहाँ पर आएगा ना एक एक को चुन चुन कर मारेगा, मुझे बस किसी भी हालत में सभी को बचा कर रखना है जब तक कि किन्यान यहाँ पर नहीं आ जाता, और मैं ये करके रहूंगा चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो वो फोर एल्डर कहना चाहते कि अगर किन्यान को आना होता ना तो अब तक क्या आ गया होता, जब उसको पता चला होगा ना कि वुल्फ गैंग के लोग यहाँ पर आए हैं वो पहले ही डर कर भाग गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कितना फट्टू किस्म का इंसान है, उसको आने के सपने छोड़ दो वो आएगा ही नहीं। पर तभी वहां पर पवेलियन मास्टर आ जाते हैं जो उन फोर एल्डर से कहने लग जाते हैं कि तुम लोग ना अपनी जुबान संभाल के बात करो, जिस तरह के तुम लोग घटिया इंसान हो ना वैसा किन्यान नहीं है, वो अपनी जान दे देगा लेकिन डर कर भागने वालों में से नहीं है, फट्टू तुम लोग हो, फट्टी तुम्हारी है। अंकल जो थे वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी चारों के चारों एल्डर से कहना चाहते कि आज जो हमारे इतने सारे डिसेबल मारे गए ना इस सबके जिम्मेदार तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ पर माफी मांगो वरना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि एक एक को काट कर रख दूंगा मैं, हमारा इतना अच्छा यून क्लान जो था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया तुम्हारी वजह से। और तभी वहां पर वुल्फ गैंग के बंदे आ जाते हैं जो कि अंकल का जो अटैक था उसको डिस्ट्रॉय कर चुके थे। वो कहने लग जाते कि बुढ़ापे में ऐसे अटैक नहीं करने चाहिए, हड्डियां टूट जाती है। वुल्फ गैंग के बंदे जितने भी डिसेबल थे उनकी लाशों को फेंकते हुए यहाँ पर आए थे, क्योंकि अंदर आने का जो गेट था वो टूट चुका था और अब यहाँ पर वुल्फ गैंग के बंदे आसानी से अंदर घुस रहे थे। पूरा का पूरा यून क्लान ऐसी सिचुएशन में आ चुका था कि यहाँ से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पूरे के पूरे यून क्लान के ऊपर वुल्फ गैंग का कब्जा हो चुका था। फोर एल्डर तो उनके सामने ग्रीट कर रहे होते कि आइए मास्टर आप ही लोग तो हैं हमारे करतार धर्ता जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। वुल्फ गैंग में एक बंदा था जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था, जो कि लग रहा होता है कि हो सकता है वो वुल्फ गैंग का लीडर होगा। वहां पर वो जो अंकल थे वो कहने लग जाते हैं कि ही कोई जो कि उस लीडर का नाम है कि निकल जाओ तुम यहाँ से हमारे यून क्लान के अंदर से अपने सारे के सारे वुल्फ गैंग के बंदों को लेकर, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आखिर तुम हमारे ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हो। लेकिन वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने ना मेरे दो सबसे खास बंदों को जान से मार डाला जब इससे पहले हम तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे, तो क्या एक क्लान का लीडर अपने मरे हुए बंदों का बदला लेने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम लोगों से अपना बदला लेने के लिए। जिस तरह से तुम अपने क्लान को बचाने के लिए लगे हुए हो और अपनी जान देने को तैयार हो, मैं यहाँ पर तुम लोगों की जान लेने के लिए आया हूँ ताकि अपने गैंग वालों का बदला ले सकूं। तो वो अंकल कहने लग जाते कि पहले तुम लोगों ने ही यहाँ पर हमला किया था, अगर तुम लोग हमला नहीं करते तो हम लोग तुम्हारे बंदों को क्यों ही मारते, हमें कौन सा उंगली पड़ी है जो तुमसे पंगा लेते हैं। तो ये सुनकर वो लीडर कहने
कहने लग जाता है कि मेरा बेटा फीफी से शादी करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने यहाँ पर उस मामले में भी टांग घुसा दी, तो अब यहाँ पर एक फादर अपने बेटे की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता है क्या? मेरा बेटा फीफी से शादी करेगा और जो भी रास्ते में आएगा ना, एक एक को मैं सीधा दफन कर दूंगा। यंग मास्टर फीफी से कहने लग जाता है कि फीफी, मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, और देखो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जरा पीछे मेरी आर्मी देख रही हो, अगर इस बार तुमने मना किया ना तो सोच लेना कि कैसा बुरा हाल होगा तुम्हारा और तुम्हारी इस फैमिली में जो बच्चे कुछ लोग हैं उनका। फीफी यहाँ पर कुछ कह पाती कि इससे पहले ही वो अंकल बीच में आ जाते हैं। वो कहने लग जाते हैं कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर सांस बाकी है ना, फीफी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं फीफी को प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो काम फीफी के बाप को करना चाहिए था वो काम यहाँ पर अंकल कर रहे थे। अंकल कहने लग जाते कि ना तुम फीफी को ले जा सकते हो, ना कि हमारे यून फैमिली के ऊपर तुम कब्जा कर सकते हो, तुम्हारा प्लान फेल होगा। तो ये सुनकर वो लीडर कहने लग जाता है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं फीफी को यहाँ से नहीं ले जा सकता ना, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ भी नहीं जाऊंगा। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाऊंगा। तभी वहां पर वुल्फ गैंग के बंदे आते हैं जिन्होंने फीफी की जो माँ है उसको पकड़ कर रखा था। वो उसको बंदी बनाकर रखे होते हैं, उसको टॉर्चर किया जा रहा था ताकि फीफी खुद यहाँ पर मजबूर हो जाए उस यंग मास्टर के साथ शादी करने के लिए हामी भरने पर। फीफी कहती कि मेरी माँ को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यंग मास्टर कहता है कि अरे मेरी होने वाली सास को मैं कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उसके लिए उसको पहले मेरी होने वाली सास बनना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बनेगी तब तक मैं उससे पहले उसको काट कर रख दूंगा। फीफी अपने बाप से कहना चाहती कि पापा आपने कहा था ना कि मेरी माँ मर चुकी है, वो कहीं ऐसी जगह चली गई थी जहाँ से वापस आना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ तो अभी तक जिंदा है। आप इतने घटिया कैसे हो सकते हो जो आपने इस वुल्फ गैंग वालों का साथ दिया और मेरी ही माँ को तुमने कैद करके रखा। तुम्हें तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। तो फीफी का बाप कहने लग जाता है कि तेरी माँ का तो यही हाल होना ही था, मैंने जितना भी कुछ करने की कोशिश की वो उसके खिलाफ ही होते गए। मैंने वुल्फ गैंग का साथ दिया तब भी वो मेरे खिलाफ थी, तो मजबूरी में मैंने उसको वुल्फ गैंग वालों के ही हवाले कर दिया। फीफी कह देती कि आज से ही इसी टाइम से मेरे लिए मेरा बाप मर चुका है, मेरा बाप इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनकर उसके बाप को बहुत बुरा लगता है कि नहीं ये सही नहीं होगा। और जैसे फीफी को समझाने जा रहा था, यंग मास्टर जो था बीच में आता और अपनी स्वॉर्ड की मदद से सीधा का सीधा उसके बाप को जान से ही मार डालता है। सबके सामने उसने फीफी के बाप को मार ही डाला। वो फीफी से कहना चाहता है कि फीफी तुमने ही कहा ना कि अब से तुम्हारा बाप है ही नहीं, तो मैंने एक नॉर्मल इंसान को मारा, तुम्हारे बाप को थोड़ी ना मारा। अब सिर्फ तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है, अगर तुम उसको भी मरते हुए नहीं देखना चाहती हो तो बताओ क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। बेचारी फीफी वहीं पर रोने लग गई थी क्योंकि वो खाली गुस्से में आकर कह रही थी कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि उसके आंखों के सामने उसके बाप को मार दिया जाए। सबके सब लोग यहाँ पर फीफी का मजाक उड़ा रहे थे, उसको मजबूर कर रहे थे कि वो यहाँ पर मजबूरी में आकर मान जाए यंग मास्टर से शादी करने के लिए। उसकी माँ उससे कहती कि फीफी मुझे मार दे ये लोग, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इसके लिए कभी भी तैयार मत होना, वो बहुत घटिया इंसान है। लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए फीफी कह देती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ले जाओ मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें मेरी माँ को छोड़ना होगा और मेरी जिन फैमिली को छोड़ना होगा। यहाँ से अपने सारे वुल्फ गैंग के बंदे को तुम लेके निकलो। तो यंग मास्टर कहना चाहता कि आई है मेरी जान, जो तुम कहोगी मैं आग बंद करके तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। तो ये होने के बाद वो जो यंग मास्टर का बाप था वो उस अंकल से कहना चाहता है कि देख तेरी बेटी तो हमारे पास आई है, लेकिन दहेज में क्या चाहिए हमको पता है तुझे, तेरा जो मेडिसिन गार्डन है वो हम दहेज में मांगते हैं, वो मेरा हो जाएगा, और शादी का खर्चा भी तुम लोगों को ही पूरा का पूरा उठाना है, एकदम धूमधाम की शादी होनी चाहिए। बहुत बहुत बुरा हाल हो गया था यून फैमिली का कि नियान को जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा वरना क्या हो जाएगा यहाँ पर उसका कोई हिसाब नहीं। दूसरी तरफ ब्रदर युनजुआन जो था वो किसी और के पास आकर पहुंच जाता है और यहाँ पर आया था वो हेल्प मांगने के लिए। कोई दूसरे सेक्ट या कोई गैंग वाले बंदे होंगे वो उनके पास पहुंच चुका था। वो कहने लग जाता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मेरी यून फैमिली के अंदर अभी सिचुएशन बहुत खराब है, तो अगर आप मदद करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहां पर एक बंदा मौजूद था, वो ब्रदर युनजुआन से कहना चाहता है कि तुम तो वही युनजुआन हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में सुनकर रखा है जिसकी बुरी हाल हुई थी, किसी दूसरे की बंदी को तुमने पटा लिया था, क्या सच कह रहा हूँ मैं? और भी बहुत सारी बातें हैं तुम्हारे बारे में मैंने सुनकर रखी हुई है। तो ब्रदर युनजुआन कहने लग जाता है कि जो भी आपने सुना है ना वो सब गलत है, क्योंकि मुझ पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए थे, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है। तो दूसरा एक मास्टर था वो ब्रदर युनजुआन को मारते हुए कहता है कि चुप, एकदम मुंह बंद कर, जब मेरे यंग मास्टर कुछ कहते हैं ना तो तुझ जैसा बचकाना बीच में ना बोले तो बेहतर है, पहले मेरे यंग मास्टर की बात सुना कर तब जाकर बोला कर बीच में कुछ। मुझे बंदा था वो ब्रदर युनजुआन से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर सिर्फ दो ही ऐसी फैमिली है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके सामने कोई भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता है, एक तुम्हारी यून फैमिली है और दूसरी है लिन फैमिली। लेकिन अब जब यहाँ पर वो जो वुल्फ गैंग के बंदे यून फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे हैं ना, उनके पीछे कोई एक बहुत बड़ा सपोर्टर है। तुम्हें पता है वो सपोर्टर कौन है? वो है लिनवी, टॉप कल्टीवेटर लिन फैमिली का। उसी के अंडर में पूरे के पूरे वुल्फ गैंग वाले काम करते हैं और लिन फैमिली का जो लिनवी है उसकी तो दुश्मनी है ही तुम्हारे यून फैमिली से, इस वजह से वो बीच में घुसा हुआ है। हेवनली ओरिजिन एकेडमी है ना, उसका वो डायरेक्ट डिसाइपल है, वहां का भी टॉप डिसाइपल है वो। ये जो बंदा था ये यून फैमिली का यंग मास्टर था। पहले के टाइम पे यून फैमिली जो थी वो बहुत ज्यादा बड़ी हुआ करती थी, लेकिन यून फैमिली के अलग अलग ब्रांच बन गए और उन्हीं से एक ब्रांच में वो जो किन्यान है उसका पूरा का पूरा सेक्ट आता है। और ये जो बंदा था इसका नाम था यूनफान, ये दूसरे ब्रांच में
जो कि युन फैमिली का ही है, वहाँ का यंग मास्टर है। तो ब्रदर युनवान इसी युनफान से मदद मांगने के लिए आया हुआ था। तो युनफान कहने लग जाता है कि देखो मेरी ना लेन फैमिली के साथ अच्छी बात चलती है, मुझे पता है कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग है और मैं यहाँ पर तुम जैसों के लिए उससे पंगा नहीं लूंगा। मैं सिचुएशन को अपनी बिना मतलब के खराब नहीं करने वाला, क्योंकि वैसे भी तुम लोग मरने ही वाले हो, तुम लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा थोड़ी ना रहोगे। तो ये सुनकर ब्रदर युनवान कहने लग जाता है कि देखो कहीं ना कहीं तो हम एक ही फैमिली से आते हैं, हम सबका सरनेम युन ही है। अगर हमारी फैमिली लिन फैमिली के हाथों पूरी तरह से खत्म हो गई ना, तो इसका असर आपकी जो रेपुटेशन है उस पर भी पड़ेगा कि आप ही की एक ब्रांच की फैमिली जो खत्म हो गई, आपने उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि हमारी जो फैमिली है उसको बचाया जा सके। ये सुनकर युनफान जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और ब्रदर युनवान के गर्दन के ऊपर रखते हुए कहता है कि तुम हो बहुत ही चालू किस्म के बंदे, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। ब्रदर युनवान कहता है कि आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप हमारी फैमिली को बचा लीजिए। तो ये सुनकर वो युनफान कहने लग जाता है कि जाओ और वो जो किन्यान है ना उससे कहो कि वो मेरे पास है, मेरे सामने घुटनों पर आकर झुके और मेरा गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो ये करने के लिए तैयार होता है ना तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को बचा लूंगा। साथ ही साथ मुझे 1 लाख सोने के सिक्के चाहिए और तुम्हारी मेडिसिन गार्डन में जितने भी ज्यादा मेडिसिन होंगे ना सब के सब मुझे चाहिए। तो ब्रदर युनवान कहता है कि आपने जो दूसरी चीज मांगी है ना वो मैं देने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन किन्यान का मैं कोई गारंटी नहीं लूंगा कि वो आपके सामने झुकेगा या नहीं झुकेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला बंदा है। तो ये सुनकर युनफान जो था वो सीधा ब्रदर युनवान के ऊपर अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है अगर वो नहीं मानता है ना तो तुम्हारा ये जो शरीर है ना इसके टुकड़े में भेज दूंगा उसको, तब तो उसको मानना ही पड़ेगा, मेरे सामने आकर झुकना ही पड़ेगा। ये भी एक नंबर का घटिया इंसान निकला युनफान। दूसरी तरफ किन्यान जो था वो उसी पॉटी जैसी चीज को बाहर निकालता है जो कि उस ट्री ने उसको दिया था और वही दे रहा था वो उस लड़की को। तो वो लड़की कहने लग जाती कि खबरदार ये तुम क्या दे रहे हो मुझे, ये क्या तुम पॉटी जैसा चीज दे रहे हो मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए। तो वो किन्यान कहना चाहता है कि नहीं ये अच्छी चीज है, ये बहुत रेयर है, ये किसी को भी रिकवर करने में काम आती है, ये तुम्हारा पॉइजन भी ठीक कर देगा 3 महीनों के लिए। बस ये बात है कि इसमें बहुत बुरी बास मारता है, इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो लड़की तो सीधा वहां से भागी चुकी थी कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, हमारी जो डील थी वो भी अब टूटती है, मुझे ऐसी चीज मत लगाना बिल्कुल मेरे शरीर के ऊपर। लेकिन भागते भागते वो लड़की वहां पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके अंदर अब उतनी जान ही नहीं बची थी कि वो कुछ कर सके। तो अब यहाँ पर किन्यान को यही बेस्ट ऑप्शन लगता है कि ये बेहोश है ना तो बेहोशी का ही इसका फायदा उठाते हैं और वो जो चीज है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। वो अजीब से बांस मारने वाली जो चीज थी उसकी पूरी की पूरी पावर को वो डालने लग जाता है उसी लड़की के अंदर। ऐसी बांस मारा था कि बिल्ला और किन्यान दोनों के दोनों अपने नाक बंद किए होते हैं क्योंकि बर्दाश्त करने के लायक ही नहीं थी वो बदबू। पूरी की पूरी पावर जो कि उस चीज के अंदर से निकली थी उसको डालने के बाद थोड़े टाइम के अंदर ही उस लड़की को होश आ जाता है, वो अच्छा महसूस कर रही थी। तो वो किन्यान का थैंक यू कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्ला तो यहाँ पर आता है और उस लड़की को स्मेल करने लगता है कि तुम अभी तक की वही बदबूदार बांस तो नहीं मार रही हो, लेकिन अब उसको अच्छा महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी पावर लेने के बाद अब उस लड़की के अंदर से स्मेल नहीं आ रही है बल्कि अंदर से खुशबू आ रही थी। न जाने किस तरह की चीज दिया था उस ट्री ने किन्यान को जो फायदा बड़ा अच्छा किया। वो स्मेल करते करते सीधा लड़की के पास आता है, उसको किस करने की कोशिश करता है, लेकिन किन्यान उसे कहता है कि अबे बचकाने ज्यादा चालू बनने की कोशिश मत कर। जिसके बाद वो जो लड़की थी वहां पर सीटी बजाते हुए अपने एक बीस्ट को बुला लेती है जिसके ऊपर सवार होकर वो यहाँ से जाने वाली है। तो वो बीस्ट तुरंत ही वहां पर आ चुका था जो कि एक बर्ड होता है। किन्यान जब उस लड़की को देखता है तो उसके पास एल्केमी एसोसिएशन का एक बैच था, मतलब कि हो सकता है ये लड़की कोई एल्केमिस्ट होगी और एल्केमी एसोसिएशन जो है वहीं पर रहती होगी। वो लड़की जो थी वो किन्यान से कहना चाहती कि किन्यान आकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि हमें कहाँ चलना चाहिए, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक ले जाऊंगी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को बचाना है ना तो मैं वहां पर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये दोनों उस बर्ड पे सवार होकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ वुल्फ गैंग का जो लीडर था अभी तक की यहाँ पर शर्त ही बता रहा था कि शादी में जो तैयारियां होंगी वो ऐसी होनी चाहिए, शादी का जो गार्ड होगा वो लाल कलर के एनवलप में होना चाहिए और कम से कम 1-2 लाख बना देना क्योंकि मैं इतने लोगों को बुलाने वाला हूँ इस शादी के अंदर, बड़े धूमधाम से ये शादी होगी। इतना कहने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन फीफी कहना चाहती कि मैंने तुमसे शादी के लिए तैयार हुई ना तो मेरी माँ को छोड़ दो, तो मेरी माँ को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। ये सुनकर वो यंग मास्टर जो था वो अपने साथियों से कहते हैं कि जरा इसको छोड़ दो। तो जैसे ही वो फीफी की माँ को छोड़ते हैं वो यंग मास्टर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए फीफी की माँ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर फीफी एकदम घबरा जाती कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था कि तुम मेरी माँ को छोड़ोगे, तुम उसको नहीं मार सकते। अंकल जो थे वो तुरंत ही फीफी की माँ को बचाने के लिए चाहते हैं ताकि वो उनको बचा सके, लेकिन यंग मास्टर तो उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, वो यहाँ पर उनकी जान लेने वाला था। बेचारी फीफी यहाँ पर रोते रोते थक चुकी थी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे शादी के लिए तैयार होंगे, तुम मेरी माँ को छोड़ोगे, लेकिन तुमने उनको नहीं छोड़ा। अंकल जैसे ही जा रहे थे फीफी की माँ को बचाने के लिए यंग मास्टर उनके ऊपर भी अटैक कर देता है जिस वजह से वो दूर जाकर फेंका चुके थे और वो फीफी की माँ को नहीं बचा पाते हैं। ये देखकर पवेलियन मास्टर थे वो बहुत ज्यादा
गुस्सा हो चुके थे वो बीच में आते हैं ताकि उस यंग मास्टर को रोका जा सके, लेकिन यंग मास्टर का जो बाप था वो बीच में आने के बाद पवेलियन मास्टर को भी साइड कर देता है। पवेलियन मास्टर भी यंग मास्टर को नहीं रोक पाए। अब तो लग रहा था कि फीफी की मां मरने वाली है। वो यंग मास्टर बहुत गुस्से के साथ अपनी और ज्यादा पावर को इंक्रीज करता है और उसके बाद वो एकदम भयंकर डीमन जैसा बनने लग गया था, क्योंकि ये डीमन पाथ को फॉलो करता है। ये एक डिमोनिक कल्टीवेटर है जिस वजह से उसके अंदर से डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आ रही थी। बहुत ज्यादा भयंकर लग रहा था वो। यंग मास्टर फीफी से कहना चाहते कि अगर तू अपने आप को बचाना चाहती है ना, जैसा मैं कहता हूँ तुझे वैसा ही करना होगा, वरना जैसे तेरी मां मरने वाली है वैसे ही तू भी मरेगी, क्योंकि मुझे सिर्फ तुझसे मतलब है। अगर तू ज्यादा मनमानी करने की कोशिश करेगी तो काट कर रख दूंगा तुझे भी, क्योंकि तेरे बाद तेरे जैसी और भी लड़कियां मुझे मिल सकती हैं। इसलिए इज्जत से जो कहता हूँ वही कर और अपना बीच में कुछ करने की कोशिश मत करना। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस फीफी की जो माँ थी उसकी पूरी की पावर को निचोड़ रहा था और उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है ताकि यंग मास्टर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सके। वो जो लीडर था वो कहने लग जाता है फीफी से कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे बाप के पास जा रही है, तुम्हारा बाप तो मर ही गया, तुम्हारी माँ भी मरने वाली है, दोनों दूसरी दुनिया में जाकर मिलेंगे, तुम्हें तो उनके लिए खुश होना चाहिए, तो रो क्यों रही हो। जाते जाते वो लीडर अपने बेटे से ये भी कहते हुए जाता है कि जितने भी जिन फैमिली के लोग हैं ना सबको जान से मार डालना, कोई भी बचना नहीं चाहिए, पूरी लाशों का ढेर लगा कर आना, मैं तेरे आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो ये सुनकर यंग मास्टर जो था वो तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। वो अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करता है ताकि पूरे की पूरे यून फैमिली में जितने भी लोग हैं वो उन सभी को मार डाले और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपनी डिमोनिक जो पावर है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके। वो सबसे पहले यहाँ पर फीफी की माँ के ऊपर ही अटैक करता है और ऐसा लग रहा था कि वो अब यहाँ पर अपना दम तोड़ देंगे। उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। बेचारी फीफी और बाकी के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर उसकी माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यंग मास्टर की पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां तक जा पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर उनको बचाया जा सकता। पर जैसे ही फीफी की माँ की जान जाती वहां पर एक बहुत ही अजीब सा अटैक सामने निकल कर आता है और ये अटैक ऐसा था कि आते साथ वो यंग मास्टर के ऊपर लग चुका था, जिस वजह से यंग मास्टर सीधा उसको अटैक वो लगता है और दीवार में जाकर वो धंस चुका था। ऐसा ब्रूटल अटैक आकर उसको लगा था जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अधमरा हो गया वो यंग मास्टर एक ही अटैक में। देखते ही देखते आसमान में एक अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट होने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, कौन कर रहा है इस तरह की हरकत। यंग मास्टर का बाप बिल्कुल पागल हो गया था कि नहीं मेरे बेटे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ, कौन ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। हर तरफ गोल्डन एनर्जी भर चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर किनियान एंट्री मारा और जब वो यहाँ पर एंट्री मारेगा तो एक एक को इतनी बुरी तरीके से मारेगा जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन आ रहा है। देखते ही देखते वो जो गोल्डन एनर्जी यहाँ पर फैली हुई थी वो फीफी की माँ जो होती है उसकी तरफ बढ़ने लग गई थी ताकि उनको बचाया जा सके और जितनी भी उनके अंदर से पावर को उस यंग मास्टर ने निचोड़ लिया है वो पावर उनके पास चली जाए और वो अपने आप को रिकवर कर पाए। जितने भी पिंजरे वगैरह लगे थे फीफी की माँ के ऊपर वो सब ठीक होने लग जाते हैं और फीफी की माँ रिकवर हो रही थी। जितने भी लोग थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर ये फॉर्मेशन किसने क्रिएट किया, ये एक रिकवरिंग फॉर्मेशन है, किसी को भी इसको क्रिएट किया जाता है ना तो वो इंसान कितना भी चोट लगा हुआ क्यों ना हो वो ठीक हो जाता है। ऐसा कौन सा मेहरबान इंसान आ रहा है जो हमारे ऊपर एहसान करने की कोशिश कर रहा है, जिसने यहाँ पर आने के बाद फीफी की माँ को बचा लिया। सारे के सारे लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे। वो लीडर तो कहने लग जाता कि कौन है तो जो भी है ना यहाँ पर फॉर्मेशन को क्रिएट करने वाला, हिम्मत है तो मेरे सामने मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसे छुप छुप के फॉर्मेशन बनाकर क्या मतलब है। तब जैसे उसने बुलाया था वहां पर एंट्री मारता है किनियान। वो आया था बिल्ले के साथ, उस लड़की के साथ उसी बर्ड पे सवार होकर और उसने बनाया था ये फॉर्मेशन जिसको उसने दूर से ही क्रिएट कर लिया यहाँ पर सबकी वाट लगाने को। जब यहाँ पर यून फैमिली के लोग देखते हैं कि ये तो किनियान है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि किनियान वापस आ गया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो लग रहा था कि किनियान वापस नहीं आएगा लेकिन फाइनली किनियान आ चुका है। किनियान तुरंत वहां पर आता है, सबसे पहले वो फीफी को बचाता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने फीफी के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की। अब मैं आ गया हूं ना, जरा जिगरा तो दिखाए कि कौन फीफी का एक बाल तक पाका कर सकता है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद थे सबकी हालत खराब हो चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर एंट्री मारा है। किनियान तो सबकी वाट लगाने के लिए तैयारी था। वहां पर वो लड़की भी होती जो अपना तीर लेकर रेडी थी। किनियान को एक तीर चाहिए था लेकिन अब वो लड़की खुद ही उसके साथ आ चुकी थी ताकि वो किनियान का साथ दे सके इस बैटल के अंदर। और वुल्फ गैंग को कुत्तों की मौत मारा जाएगा। बिल्ला उस लीडर से कहने जाते कि क्या बोलता बिडू, मरने के लिए तैयार है, तेरा तो गेम बजने वाला है, हम तैयारी के साथ आए हैं तुझे इस दुनिया से ही टाटा बाय बाय करने के लिए। वुल्फ गैंग के लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। उनको समझ ही नहीं आता कि ये लोग हैं कौन और यहाँ पर क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। उसमें फाइनली किनियान आकर इन सभी की धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा जो कि बहुत मजेदार होगा। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।